हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम अभी लक्ष्मीकांत की सीरीज जैसे आप देख सकते हैं स्टार्ट कर दी है। तो अभी जो टॉपिक है हमारा जो हमें स्टार्ट करना है वो चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट जब हुआ उससे क्या क्या चेंजेस हुए। रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट्स के जो who had stayed away from the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो दूर रहे, ग्रेजुअली उन्होंने भी ज्वाइन इसको कर ली। अप्रैल 28 की बात है 1947 में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 6 स्टेट्स के, वो अब असेंबली का पार्ट बन गए। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंट बैटन प्लान, जब एक्सेप्टेंस हुई माउंट बैटन प्लान की जून 3 1947 को कंट्री के पार्टीशन के लिए, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे अदर प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने भी अपनी सीट्स ले ली असेंबली में। मेंबर्स जो थे मुस्लिम लीग के, कहां से, इंडियन डोमिनियन से, वो भी उन्होंने भी असेंबली में एंट्री ले ली। राइट, अब आता है नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने क्या क्या चेंजेस करे असेंबली में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, उसने कुछ इस तरह से चेंजेस करे पोजीशन में असेंबली के। असेंबली वाज मेड अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी, इसको एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया, मतलब सिर्फ जो इंडियन है, बिकॉज ये जो असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रही थी। तो इसमें जो भी मेंबर थे वो भी इंडियन होने चाहिए, बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। अब ये जो एक्ट आया था, इससे जो असेंबली थी वो इतनी एम्पावर्ड हो गई थी, वो किसी भी लॉ को ऑल्टर कर सकती थी, बदल सकती थी, या किसी भी लॉ को खत्म कर सकती थी जो कि सूट नहीं कर रहा था उस वक्त इंडिया की कंडीशन को। राइट, असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब ये असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, मतलब ये असेंबली क्या करती थी, कानून बनाती थी। इन अदर वर्ड्स, 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली। दैट इज, पहला जो था वो मेकिंग था कॉन्स्टिट्यूशन का फ्री इंडिया के लिए, और ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना कंट्री के लिए। These two tasks were to be performed on separate days. Separate days, अलग अलग दिन ये टास्क परफॉर्म करेगी। असेंबली पहली फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई फ्री इंडिया की, डोमिनियन लेजिस्लेचर। जब भी असेंबली मिलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह, तो इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये मिलती थी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह तो इसको चेयर करते थे जीवी मावलंकर। ये जो 2 फंक्शन थे ये कंटिन्यू हुए टिल नवंबर 26 1949 तक, जब मेकिंग जो है टास्क जो था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो ओवर हो गया। राइट, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डुअल रोल अपने निभाए। ये एक पार्लियामेंट की तरह भी काम करती थी, हमारी जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करती थी। ठीक है, एंड मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे जो कहां से आ रहे थे, उन एरिया से जो पाकिस्तान में उस वक्त इंक्लूडेड थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया। राइट, वो बाहर निकल गए। कॉन्सिक्वेंटली टोटल स्ट्रेंथ जो थी असेंबली की वो 299 अब हो गई एज अगेंस्ट 389 ओरिजिनली फिक्स्ड इन 1946। 1946 में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 389 फिक्स की गई, बट क्योंकि बंटवारा हो चुका था इंडिया का पाकिस्तान का, तो अब नंबर भी रिड्यूस हो गया। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर स्ट्रेंथ जो है इंडिया की प्रोविंसेस का, फॉर्मरली ब्रिटिश प्रोविंसेस का, वो रिड्यूस्ड हो गई थी 296 से 229 तक, एंड उसका प्रिंसली स्टेट्स का 93 से 70 तक। स्टेट वाइज जो मेंबरशिप थी असेंबली की दिसंबर 31 1947 को। राइट, अब अदर फंक्शंस भी थे, ऐसा नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो यही 2 फंक्शन कर रही थी, और भी फंक्शंस थे जो वो परफॉर्म कर रही थी। हम एक दफा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
और ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट भी कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किया ये फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या फंक्शन? इसने क्या कर दिया? रेटिफाई कर दिया इंडिया की मेंबरशिप को ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इसने नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट किया जुलाई 22, 1947 को। नेशनल एंथम भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया जनवरी 24, 1950 को। नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया जनवरी 24, 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जनवरी 24, 1950 को। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने सारे अपने रोल निभाए। इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन होते थे 2 साल में। इसके 11 सेशन हुए 2 साल में, 11 महीने में एंड 18 डेज में। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंसिडर्ड था 114 डेज के लिए। टोटल एक्सपेंडिचर जो लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 64 लाख रुपीस का लगा था। तो आप देख सकते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की हमें बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आई कैन प्राउडली से दैट। जनवरी 24 को जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी फाइनल सेशन को हेल्ड किया। It however did not end and continued as the Provisional Parliament of India from January 26, 1950। अब ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही है जब तक कि हमारे पास एक नई पार्लियामेंट ना आ जाए, क्योंकि जनरल इलेक्शन 1951 के अभी नहीं हुए थे। ठीक है, कमिटीज देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट की थी नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। आउट ऑफ दीज 8 जो थी वो मेजर कमिटीज थी और जो दूसरी थी वो माइनर कमिटीज थी। अब नेम जो है इन कमिटीज का एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो। हम देखते हैं कौन कौन सी कमेटी थी। पहली जो मेजर कमेटी थी वो 5 कमेटी थी, जिसमें यूनियन पावर्स कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी ये। सेकेंड जो थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अगेन जवाहरलाल नेहरू। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अंबेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, अगेन सरदार पटेल। दिस कमिटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमिटी। इस कमिटी के भी 5 सब कमिटी थे। पहला ए पार्ट जो था वो था फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, JB कृपलानी। माइनॉरिटीज सब कमिटी HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज and Assam excluded and partially excluded areas subcommittee Gopinath Bardoloi। Excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee A.V. Thakkar। Then Northwest Frontier Tribal Areas Subcommittee was also there। Rules of Procedure Committee Dr. Rajendra Prasad। States Committee, Committee for Negotiating with States Jawaharlal Nehru। Steering Committee Dr. Rajendra Prasad। उसके बाद कुछ माइनर कमिटीज थी। अब माइनर कमिटीज में देख लेते हैं कि कौन कौन सी थी, क्या क्या फंक्शन था इनका माइनर कमिटीज का। ओके, सो फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमिटी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हाउस कमिटी B पटाबी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी डॉक्टर KM मुंशी।
ad hoc committee on the national flag, Dr. Rajendra Prasad, and ये कुछ minor committees थी, and the sixth one is Committee on the Functions of the Constituent Assembly, G.B. Mavlankar. Ad hoc Committee on the Supreme Court, S. Varadachari, not an assembly member. He was not an assembly member, but he was the part of the committee. Committee on Chief Commissioner Provinces, Committee on Chief Commissioner Provinces, B. Patabi Sitaramaiya. Expert Committee on the Financial Provision of the Union Constitution, Nalini Ranjan Sarkar. No, she was also not an assembly member. Then the 10th one was Linguistic Provinces Commission, S.K. Dar. He was also not an member of the assembly, Constituent Assembly. And 11th one is a special committee to examine the draft constitution. जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ड्राफ्ट बना था 114 डेज के लिए, जिसको रखा गया था डिस्कशन के लिए, तो ये स्पेशल कमेटी थी इसके लिए, एग्जामिन करने के लिए, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे कमेटी को. देन प्रेस गैलरी कमेटी, उषा नाथ सेन. एड होक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, एस वराचारी. ही वाज आल्सो नॉट एन असेंबली मेंबर. ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी का. ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या फंक्शंस थे एंड क्या क्या इनका रोल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है. प्लीज़ डू सपोर्ट मी. एंड तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना ये टॉपिक शुरू करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू सो मच.